तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। और कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो सैंडवेयर रिएक्शन पढ़ा था। एंड आई होप सभी लोगों ने अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि अब डेज कम है अपने पास। तो डेज कम है तो प्रिपरेशन एवरी डे हमें अपने आप को टास्क देना है और वो टास्क कंप्लीट भी करना है। चलो आगे की बात करता हूँ। कल हम बात कर रहे थे बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड्स की रिएक्शन की। आज मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन सिखाने वाला हूँ जो एल्कीन्स के ऊपर होती है, और ये आपने 11th में भी पढ़ी है वैसे ऐसी रिएक्शंस। ये तो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें मैंने एक हाइड्रोजन हैलाइड HX इज बेसिकली HCl HBr HI कुछ भी हो सकता है। जनरली हम HBr को लेते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में तो बॉन्ड शिफ्टिंग कोई भी कर सकता है। मान लीजिए इसने बॉन्ड शिफ्ट किया तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी बॉन्ड क्लीवेज आप जानते हैं, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। इसके आगे की स्टोरी आपको पता ही है। ये क्या फॉर्म करने वाला है, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, नेगेटिव वाले पर पॉजिटिव H आ गया और पॉजिटिव वाले पे X आ गया। ये हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन आ गया। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सिमेट्रिकल ना होके अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, तब क्या होता। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए आप HBr लेते हैं एक कंडीशन और HBr लेते हैं दूसरी कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एरो के ऊपर एक रिएजेंट परऑक्साइड लेते हैं तब तो ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इट इज फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ। और अगर आपने कोई भी रिएजेंट नहीं लिया तो इट इज फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एक सिंपल सी इसके बारे में जानकारी की अगर लेनी है तो किसी भी एल्कीन के अंदर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो एडेंडम यानी कि नेगेटिव पार्ट, जैसे कि HX के अंदर नेगेटिव पार्ट X माइनस है, तो एडेंडम जो है ये उस कार्बन के पास जाएगा जो डबली बॉन्डेड हो। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों ही डबली बॉन्डेड है, लेकिन डबली बॉन्डेड होने के साथ साथ उस कार्बन पर हाइड्रोजन सबसे कम हो। जैसे इस वाली कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्ट को इस पर जाना है। अब नेगेटिव पार्ट इस पर क्यों जाएगा, कारण क्या है, बॉन्ड शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव को इनवाइट करना है तो इस कार्बन पे खुद पे चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और तब कैसे आएगा, जब ये वाला कार्बन बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा तो इस पर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है आपका वो उठ के यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव वाला पार्ट इस पर। तो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये बना लेगा CCC और आपका इस पर जुड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग X। अब यहाँ पर एक बात और नोट कर लेना, इसको हम इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं कि जब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है तो डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन को हम चेक करेंगे। और ये जो है ये वाला कार्बोकेटायन ये 2 डिग्री है, अगर यहाँ बनता तो ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री मोर प्रेफर्ड होता है, इसीलिए एडेंडम अटैक भी यहीं पर करता है। अब आता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके हिसाब से जो अगर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो ये जब पहली बात तो जस्ट ऑपोजिट है मार्कोनिकॉफ के। इसके अंदर जो आपका एडेंडम होगा इट विल गो टू द कार्बन डबली बॉन्डेड, तो अगेन फिर से दोनों कार्बन डबली बॉन्डेड है। लेकिन इस बार जो आपका एडेंडम नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन पे आपके HBr में से Br माइनस पार्ट को अटैक करना है। अब अटैक करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इनवाइट करने के लिए तो आपको खातिरदारी करनी पड़ेगी। अब इसकी खातिरदारी आप कैसे करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कैसे आएगा ये तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि इस बार बॉन्ड जो शिफ्ट किया वो इस कार्बन ने बॉन्ड शिफ्ट कर लिया, इस पर चार्ज नेगेटिव आ गया, इस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, बॉन्ड शिफ्ट कर दीजिए, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि मार्कोनिकॉफ में कहाँ आता है हेलोजन और एंटी मार्कोनिकॉफ में कहाँ आता है हेलोजन। मार्कोनिकॉफ में याद रखिएगा जनरली अगर मैं ये चेन की बात करता हूँ, एल्काइल चेन की बात करता हूँ, एल्कीन चेन की बात करता हूँ, तो वो कोशिश करेगा जहाँ डिग्री बढ़ रही होगी, जैसे मान लो यहाँ पर ये 3 डिग्री है और हेलोजन आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे होता, तो डबल बॉन्ड यहाँ होने के बावजूद भी आपका हेलोजन उठ के यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, 3 डिग्री। ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट यही होगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और more the number of substitutions, more stable will be the product,
इस रूल को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेट-जेफ रूल। तो इसी सेट-जेफ रूल के हिसाब से मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फेवरेबल होता है। इसीलिए चाहे 2 डिग्री तक ही आपका डबल बॉन्ड हो, लेकिन अगर दाएं बाएं 3 डिग्री के चांसेस हैं, तो जो आपका हेलोजन पार्ट है दैट विल गो टू द कार्बोकैटायन व्हिच इज 3 डिग्री। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमेशा फेवरेबल होते हैं या स्टेबल होते हैं। Am I क्लियर? ये समझ आ गया? अच्छा, अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे इसमें इस रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारी, जैसे मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि भाई आपके पास अगर कोई एल्कीन है, मान लो यही एल्कीन है, और ये जो स्टेप हम करने जा रहे हैं बच्चों, ये आपकी बहुत सारी कन्वर्जन्स का एक मेजर स्टेप रहेगा। और मैं चाहता हूं कि इस बार ना जो दोनों हेलोजन जो Br2 है, ये दोनों जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी कि विसिनल कार्बन्स, पड़ोसी पड़ोसी कार्बन्स के ऊपर दोनों पे Br आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक रिएजेंट लेना पड़ेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये रिएक्शन को इस तरीके से इंड्यूस करेगा कि अब दोनों ही कार्बन, हालांकि कई लोग बोलते हैं इसको ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, मगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं करता। इसके अंदर इंडक्शन की वजह से, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स की वजह से ये कार्बन पोलैरिटी डेवलप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए Br है, तो अगर ये Br अपने साथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी ये भी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी ये भी है, ये इस कार्बन के पास पहुंचा, इसके पास पहले ही पाइप इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसके इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल किया, रिपेल करने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज था ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होकर यहाँ पहुंचा, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव की ये इसकी वजह से, इस Br की वजह से ऐसा हुआ, तो कार्बोकैटायन ने अब इस कार्बोकैटायन ने अपने पास इस Br को खींचा। और जब इस Br को खींचा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, तो अब ये कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और कंबाइन कर जाएंगे, कंपाउंड फॉर्म कर जाएंगे। कई लोग इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाते हैं, लेकिन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता। आगे की बात करते हैं। कुछ एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से पक्के कर लेने हैं अपने। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कहा गया है कि आपके पास ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, पहले इसका IUPAC नेम भी हम सीख लेते हैं, और फिर इसमें हमने डाला क्या, HBr डाला, और कुछ नहीं है। एरो के ऊपर तो समझ ही गए होंगे आप ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। अब इसमें क्या करना है आपने, अब इसमें बॉन्ड शिफ्टिंग होनी है। अब पहले आप चेक करिए कि कौन सा कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन कम है। देखो डबल बॉन्ड तो यही वाला दो कार्बन है, इसमें से किसके ऊपर हाइड्रोजन सबसे कम है, इस वाले कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन है। अगर इस पर सबसे कम हाइड्रोजन है तो बॉन्ड टूटेगा, एक बनेगा प्लस, एक बनेगा माइनस। तो अब मुझे बताइए Br को कहाँ आना चाहिए, Br को आना चाहिए जहाँ पे डिग्री ज्यादा हो। इस कार्बन की बात करें तो ये 1 डिग्री है, इस कार्बन की बात करें तो 2 डिग्री। कैसे 2 डिग्री है, क्योंकि इसके इधर भी एक कार्बन है और इसके इधर भी एक कार्बन दिख रहे हैं आपको, दो कार्बन इसके चारों दोनों तरफ, इधर भी कार्बन दिख रहा है हमें, इधर भी कार्बन, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है इसको Br नेगेटिव को इन्वाइट करने के लिए इसके खुद के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज अपने आप तो आएगा नहीं, बॉन्ड का बंटवारा होगा, और बंटवारा किस तरीके से होगा, कोई एक बॉन्ड को अपनी तरफ खींच कर ले गया, जो खींच कर ले गया वो नेगेटिव हो गया, जिस पर रह गया वो पॉजिटिव हो गया। बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिए और आपका मॉलिक्यूल आपके सामने तैयार है। और क्या बना मॉलिक्यूल, ये देख लीजिए, बेंजीन। और बेंजीन के साथ साथ ये जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड दिखा दिया हम लोगों ने, H दिखा दिया, H दिखा दिया, और यहाँ पर H पहले से था ही, एक Br आकर जुड़ गया और इस पर आकर आपका H जुड़ गया। क्वाइट सिंपल एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है आप करोगे तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। और इसी के साथ एक और सिंपल सी रिएक्शन हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है और ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन। ये कई बार पूछी जाती है बच्चों, और काफी इजी रिएक्शन है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें होता क्या है कि आप कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड में आप डालते हैं सोडियम आयोडाइड। अभी जो Na है, आप खुद सोच रहे हैं Na एक मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है मगर इतना बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। अगर किसी को किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को चॉइस मिले कि भाई चॉइस क्या, कि वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करना चाहे, तो ऑब्वियस ये बात है कौन किसके साथ जाना चाहेगा। मतलब मान लो आपकी शादी करानी हो
तो आपसे कहा जाए कि आपके साथ शादी करने के लिए आपके पास दीपिका पादुकोण या सॉरी उसकी शादी हो गई, मान लीजिए कैटरीना कैफ है या कोई 1960s की कोई एक्ट्रेस है, तो आप किससे शादी करना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो आपके आपके अभी करंट जनरेशन की है, आप उसी से शादी करना चाहेंगे। तो यही सेम कहानी है कि Na जो है हमारा, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इट रिक्वायर्स समवन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन और क्लोरीन ब्रोमीन में कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बात है क्लोरीन ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहानी में ट्विस्ट चेंज से आता है, ये बॉन्ड को विड्रॉ करेगा। तो देखो बॉन्ड विड्रॉ करना तो ये भी जानता है, इसने भी बॉन्ड विड्रॉ किया, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बना नेगेटिव, यहाँ पर क्या बना पॉजिटिव। पॉजिटिव को एक मोर प्रेफर्ड नेगेटिव के साथ जोड़ दो और लेस पॉजिटिव को लेस प्रेफर्ड नेगेटिव के साथ जोड़ दो, तो कंपाउंड क्या बना आपका Ri, साथ में बन गया आपका NaX। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है, जिसमें आयोडीन को हम ऐड करते हैं। ठीक है। अब किसी ने पूछा क्या सर हम ऐसे करके फ्लोरीन को ला सकते हैं? देखो फ्लोरीन बहुत ही कह सकते हैं खूंखार एलिमेंट है, और उसको लाने के लिए जैसे आप गरम गरम रोटी खाते हैं तो पहले आप रोटी को तवे से उतार कर एक प्लेट में डाल लेते हैं, ताकि जो एक्सेस हीट है वो कहीं ना कहीं पहले प्लेट एब्जॉर्ब कर ले, फिर वो रोटी खाने लायक हो तो मैं उसको प्लेट में से बाइट्स करके खा लूँ। बिल्कुल सेम तरीका फ्लोरीन को भी किसी एल्काइल चेन पे लाने का होता है, क्योंकि एल्काइल चेन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि डायरेक्टली फ्लोरीन से कंबाइन करें। तो इसीलिए एल्काइल चेन बड़े ही स्मार्ट प्ले करती है, वो पहले एल्काइल हैलाइड इन फॉर्म्स ऑफ CH3Br CH3Cl इस फॉर्म में आती है, और ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेयर करने के लिए पहले आप इसको एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देते हैं, जैसे कि सिल्वर। इसका थोड़ा साइज भी बड़ा है, आराम से अकोमोडेट भी कर लेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब AgF बन तो गया, लेकिन वही बात है फ्लोरीन डिजर्व्स बेटर, तो फ्लोरीन ने मेटल से कंबाइन तो कर लिया, लेकिन अब फ्लोरीन की धीरे धीरे Ag के साथ रहते हुए फ्लोरीन की जो वायलेंट नेचर है, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं Ag ने कंपनसेट कर दी। अब Ag ने कंपनसेट कर दी तो अब ये CH3Br में से भी सेम वही कहानी करिए जो AgF में करोगे आप। F ने बॉन्ड को शिफ्ट कर लिया, F पर नेगेटिव, Ag पर पॉजिटिव, Br पर नेगेटिव, CH3 पर पॉजिटिव। अब CH3 ने कहा कि फ्लोरीन अगर अगर मैं इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हूं, तो ऑब्वियसली बात है तुम भी तो अब इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहे, तो क्यों ना हम आपस में कंबाइन कर जाएं। तो इसने क्या फॉर्म कर लिया CH3F, और साथ में क्या बन गया AgBr। बच्चों ये भी एक नेम रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शन को हम लोग जानते हैं, बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए स्वार्ट्स, और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। बहुत सिंपल सी दो नेम रिएक्शंस हैं जो आपने अभी अभी लर्न कर ली। एक में आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड फॉर्म किया, तो एक में कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म कर लिया। अब एनसीईआरटी में इससे मिलते जुलते भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज बतानी जरूरी है कि जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन से, मान लीजिए मुझे फॉर्म करना है, कोई भी हेलो एल्केन मुझे दे दिया गया, और हेलो एल्केन या बनाना है, सॉरी हेलो एल्केन बनाना है, और मेरे पास है क्या ROH अल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिससे मैं इस काम को कर सकता हूँ। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, वो आप लोग आसानी से जिसको रिएक्शंस को कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, कैपेबल हो पाएंगे। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर पानी, इस पानी को आप बाहर निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा RCl, साथ में क्या बाहर निकला वाटर। ठीक है, दूसरी रिएक्शन यही सेम ROH दे रखा है मुझे, और ROH में मैंने इस बार डाल दिया PCl5। अब PCl5 को तोड़ना सीखो, Cl PCl3 और Cl, और कैसे तोड़ा मैंने इसको ये भी देख लीजिएगा। ROH, O के नीचे लिखिए PCl3, H के नीचे Cl, R के नीचे Cl, काम हो गया आपका। देखिए क्या बना, पहला कंपाउंड क्या बनता हो दिख रहा है आपको RCl, दूसरा HCl, और तीसरा PuCl3, तो बना RCl HCl और साथ में बन गया PuCl3। आसान था क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपने कहा सर ROH ही है, लेकिन अब की हम PCl5 नहीं डालते, हम PCl3 डाल देते हैं, कोई बात नहीं, रिएक्शन को और इजी कर देते हैं। R किसके साथ भागेगा, Cl के साथ, तो R ने कहा मेरा काम तो हो गया कि मैं क्या बन गया हूँ 3RCl। फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, याद रखना। अब फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी पूरी कैसे करेगा, फॉस्फोरस बचे हुए 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से कंबाइन कैसे करेगा, हम जानते हैं ये फॉर्म कर लेगा H3PO3। चेक कीजिएगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा H3PO3 की कहानी। ठीक है, डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि इसके अंदर 2 H+ आप आसानी से
रिमूव कर सकते हैं। H3PO3 फॉर्म करता है ये, और साथ में क्या निकलता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। आपने कहा सर कोई और भी बढ़िया रिएक्शन है क्या? एक रिएक्शन जो सबसे बढ़िया है, जो मोस्ट प्रेफर्ड होती है, अगर आपके पास ROH है और आपने उसमें डाल दिया SOCl। अब ये रिएक्शन को और आसान कर दे, क्यों? क्योंकि मैं SO को इसके नीचे, Cl को इसके नीचे और Cl को इसके नीचे लिखूंगा, तो यहाँ पर बना RCl, और RCl के साथ साथ यहाँ बना आपका SO2, और यहाँ बन गया आपका HCl। ये जो बना आपका RCl, साथ में बना SO2, SO2 आपकी गैस है, साथ में बना HCl, और HCl भी आपकी गैस है। यानी कि ऐसे बाई प्रोडक्ट्स जो एस्केप कर जाएं वो हमेशा रिएक्शन के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है, और ये हमें याद भी रखनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अगर ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ आप तुरंत कर जाओगे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि आपके पास ये साइक्लोहेक्सेनॉल दे दिया आपको, ठीक है, और इसमें डाल दिया आपने SOCl2। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब बस फर्क क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन एक स्ट्रक्चर दे दिया है, अदरवाइज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ROH को, जहां पे R क्या है? साइक्लोहेक्सेन। बस फॉर्मूला पहचानना सीखो, आप करना क्या है इसमें, साथ में आपने क्या डाल दिया? SOCl2। तो अब इसके आगे कहानी तुमने सीखी हुई है, इसके नीचे Cl, इसके नीचे Cl, तो यहाँ क्या बनना चाहिए था? RCl, SO2, HCl। बस फर्क क्या है, अब की R कौन है? R यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, ये कंपाउंड आपका बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो इसकी अगली रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्या है अगली रिएक्शन? ये भी आपने अभी 2 मिनट पहले पढ़ी कि CH3CH2Br दे दिया, साथ में दे दिया आपको NaI। अब ये तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, क्या करोगे, यहाँ I है और यहाँ पे ये ग्रुप है, Na किसको लेके भाग जाएगा? NaBr को लेके भागेगा, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और साथ में क्या बन जाएगा? CH3CH2I। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड फॉर्मेशन कर लिया। अब इसके बाद आती है कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको हम स्टडी करेंगे। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। जिसमें से पहली प्रॉपर्टी जो आपकी आती है वो आती है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के आंसर्स को डिफाइन करने के लिए आप ध्यान रखना, कुछ मेजर की पॉइंट्स है जिन्हें आप याद रखेंगे। पहले आप चेक करेंगे कि चेन जो आप एलिफेटिक कंपाउंड ले रहे हैं वो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है। देखो, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स है हाई बीपी, इनका बीपी हाई इसलिए होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है इनका, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्या ज्यादा है इनका? सरफेस एरिया इज मोर। और दूसरी बात बॉइलिंग पॉइंट को जो एक्सप्लेन करती है वो है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एक और पॉइंट जो रीजनिंग में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके वो कीवर्ड्स हैं जो आपका एग्जामिनर, एज ए बोर्ड एग्जामिनर, जब हम कॉपीज चेक करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चे ने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या इन कीवर्ड्स का कोई रेफरेंस दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि हमें ये चेक करना होता है कि ये क्या मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, क्या उसका वेरिएशन मॉलिक्यूलर मास की वजह से आया है, या वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है या फिर ब्रांच कंपाउंड है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। ठीक है, अब एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इस बात को और क्लियर करता हूँ, जो आप लोगों को अभी इन्हीं बातों में आपने सीख लिया होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड दे दिया गया, ये जो कि ब्रोमोपेंटेन है, मैंने इसी को उठाया और इसी कंपाउंड के थोड़ी सी ब्रांचिंग के लिए, चलिए इसको हटा देते हैं, एक पर्टिकुलर कार्बन को हम हटा लेते हैं और इसकी ब्रांचिंग कर दी हमने। ठीक है, और ब्रांचिंग कर दी हमने। ठीक है, तो आपसे पूछा गया किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब तो आपको समझ आ गया होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रेट चेन बना रहा है। स्ट्रेट चेन बना रहा है तो सरफेस एरिया कितना हो गया इसका? ज्यादा हो गया। इस केस में ब्रांचिंग आ गई, लेकिन इससे ज्यादा ब्रांचिंग किसकी है?
इसकी ब्रांचिंग मैक्सिमम है, और मैक्सिमम ब्रांचिंग की वजह से ध्यान रखना सरफेस एरिया मिनिमम होता है, और सरफेस एरिया मिनिमम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका मिनिमम होता है, याद रहेगा। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आपके पास आयोडोबेंजीन है, आपके पास ब्रोमोबेंजीन है। आपसे पूछा बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार आपका आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास इसका मैक्स है। इतना हम लोग थॉरोली इसको पढ़ लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ। उसने कहा आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। दूसरा उसने कहा आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, और तीसरा उसने कहा आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो अब तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ गया होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन और एक पर Cl। ये क्या है? 3 कार्बन और उस पर Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का कल मैंने सिखाया था स्ट्रक्चर आपको, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। तो किसका? पहली बात तो ये तो क्लियर विनर है आपका, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेट चेन तो ये भी है, स्ट्रेट चेन ये भी है, मगर इसका मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा है ना। इसके अंदर 4 कार्बन की चेन है और साथ में जुड़ा हुआ है क्लोरीन। इसमें 3 कार्बन की चेन है और इसमें जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो ये आपका क्लियर विनर है, ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला वन टॉपर। ये आ गया सेकेंड नंबर और ये आ गया आपका थर्ड नंबर पे, तो ब्रांचिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। लेकिन मीनवाइल आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी पेज 291 तक आप लोग पढ़ के रखेंगे, प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। ये मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग सभी ऑनेस्टली कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक ऑर्गेनिक नहीं आती थी एंड यू विश ये ऑर्गेनिक अब इम्प्रूव हो, तो देन यू हैव टू ईट इन चंक्स। धीरे धीरे खाएंगे, और धीरे धीरे खाएंगे, लेकिन खाना रेगुलर पड़ेगा। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोग काम कंप्लीट कर पाएंगे, ऑर्गेनिक आपकी अच्छी हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन उसके लिए मेहनत भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो हम दोनों मिलकर ऐसा कर पाएंगे। तो टिल दैट टाइम काइंडली शेयर दिस वीडियोस विद द फ्रेंड्स जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा, जो ऑर्गेनिक में अच्छा नहीं कर रहे, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे, केमिस्ट्री जिनके लिए फोबिया है, प्लीज उन सबके साथ शेयर कीजिएगा और खुद भी पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। देन ओनली इट वुड बी लाइक आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू डू सो। ओके बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और आई होप फॉर योर बेटर फ्यूचर। बाय बाय।